नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ऑल टाइम हाइक पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 69,306 का स्तर छुआ। निफ्टी भी 20,813 पर पहुंचा। बैंकिंग शेयर्स में रही तेजी। बायजू रविंद्रन ने सैलरी देने के लिए गिरवी रखा घर, क्या दिवालिया हो जाएगा शेयर बाजार? बदतर हालात में पहुंची कंपनी। मारुति टाटा के बाद एमजी में बढ़ाएगी कारों के दाम। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनी ने लिया फैसला। नई कीमतें 1 जनवरी से होंगी लागू। नीता अंबानी को स्पोर्ट्स फील्ड में मिला प्रतिष्ठित अवार्ड। रिलायंस फाउंडेशन को भी नवाजा गया। इसरो ने फिर रचा इतिहास। हमारे वैज्ञानिक मिशन मून के प्रोपल्शन मॉड्यूल को ले आए पृथ्वी की कक्षा में वापस। हमास की सुरंगों में समुद्री पानी भरेगा इजराइल। हर घंटे हजारों लीटर पानी छोड़ने की तैयारी। अब तक 5,000 हमास लड़ाके ढेर। उत्तरी गजा में 2 स्कूलों पर इजरायली हवाई हमले में 50 लोगों की गई जान। विस्थापितों को दी गई थी शरण। मैक्सिकन समुद्र में तैर रही थी महिला। बेटी के सामने मां पर शार्क ने किया हमला। महिला की गई जान। 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल में दिया गया जहर। फिलहाल वेंटिलेटर पर है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से भीषण तबाही। तमिलनाडु के चक्रवात मिचोंग से हुई तबाही को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा, तबाही और लोगों की जान जाने की खबर से व्यथित हूं। भीषण चक्रवात मिचोंग के बापटला तट पर पहुंचने को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारी को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। लोकसभा में पेश होंगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। आज भी हंगामे के आसार। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी पार्टियों की बुलाई बैठक। मोदी सरकार को संसद में घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में हार के बाद दिग्विजय ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, बैलेट में 199 सीटों पर थी बढ़त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो कल तक कह रही थी कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगे कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो भारत के दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी गठबंधन दल एक साथ है। जो कमियां या दिक्कतें हैं हम उसे भी एक साथ ठीक करेंगे। ज्ञान वापी मामले में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टाल दी थी मामले की सुनवाई। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक आज शाम 5:30 बजे। पार्टी की आगामी गतिविधियों पर होगी चर्चा। चुनावी नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर की सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आगे सवालिया लहजे में कहा कि क्या हमें भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाने देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को वो बुनियादी सवाल बताया जिस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करते हुए कहा कि क्या वो भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने 2012 के इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख भी साझा किया। उसका स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह बताने की कोशिश की कैसे 2012 में चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था और बोला था कि ईवीएम द्वारा चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे 2024 में भी खुद को सीएम बनने की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं, तो वहीं अजित पवार भी अब मौका नहीं चूकना चाहते हैं। वो खुलकर सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं।
तो बीजेपी ने शिंदे और अजीत पवार के साथ खेल करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में अगले सीएम के रूप में शपथ लेंगे। लखनी शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और भीड़ ने फडणवीस चिल्लाया और तालियां बजाई। उत्साहित मूड को देखते हुए बावनकुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल के लिए 3 प्रतिबद्धताएं बनाने को कहा। पहला संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने और उन्हें मई 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में जितवाना। दूसरा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि समर्पित रूप से काम करना और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ लें। यानी ये कि शिंदे और अजीत पवार के सपनों पर बीजेपी नेता ने पानी फेर दिया है। रविवार को राजस्थान समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने 21 सांसदों को भी मैदान में उतारा था। चुनाव लड़े ज्यादातर सांसदों ने जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के बाद सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब इन सांसदों के पास 2 ऑप्शन है। इन्हें लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि बीजेपी के जीते हुए सांसदों को जल्द ही फैसला करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकी सदस्यता जा सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना चुनाव में भाजपा ने 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से 9 सांसद चुनाव हार गए, बाकी के सांसद चुनाव जीत गए और अब इन सांसदों के पास लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनने के लिए 14 दिन का समय है। संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य ने संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 1950 में राष्ट्रपति से जारी एक साथ 2 सदनों की सदस्यता का प्रतिषेध संबंधित नियम का हवाला देते हुए कहा कि अगर सांसद 14 दिन के अंदर फैसला नहीं लेते हैं तो वे संसद सदस्यता गंवा देंगे। हालांकि वे राज्य विधानसभा के सदस्य बने रह सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों का नाम शामिल है। राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरे सांसद दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 7 और नेताओं को मैदान में उतारा था। इसके साथ ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 4 और जबकि 3 सांसदों को तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतारा था। अब इन सभी सांसदों को 14 दिनों के अंदर लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं जीते हुए 21 सांसद, विधायक बनते हैं या फिर सांसद पद बरकरार रखते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मिली हार के बाद बीते दिन कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में संसद के वर्तमान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस की ओर से दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस की ओर से बताया गया कि सत्र में पूछे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। वो संसद में वर्तमान सत्र में 3 आपराधिक कानून के स्थान पर लाए गए विधेयक को, निर्वाचन आयुक्त विधेयक और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा पर हुई कार्रवाई के कदम का विरोध करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की इस बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति के साथ सीमा पर हालात पर भी चर्चा की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस की इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, रंजनी पाटिल, माणिकम टैगोर, रवनीत सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार सुबह कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ संसदीय आचार संहिता की रिपोर्ट के कथित लीक का मुद्दा उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया, सरकार जो विधेयक ला रही है, जिन मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में बैठक में बातचीत की गई। हम विधेयक पर चर्चा में भाग लेंगे, अपना विरोध और आपत्तियां खुलकर व्यक्त करेंगे। हम कुछ विधेयकों के खिलाफ हैं, जिनमें 3 आपराधिक कानूनों पर लाए गए विधेयकों के हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक विधेयक है। निर्वाचन आयुक्त विधेयक का हम विरोध करेंगे। हमने लोकसभा और राज्यसभा में मांग की है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पर अपनी मंजूरी देगी और महंगाई और बेरोजगारी जैसी स्थिति पर चर्चा होगी।
गौरतलब है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद अब कांग्रेस की महज 3 राज्यों में ही सरकार रह गई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वो जूनियर पार्टनर के तौर पर सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस रेवंत रेड्डी के लिए आरएसएस का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफी खुश है और उन्हें बधाई दे रहा है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह ने केसीआर सरकार के खिलाफ शानदार जीत के लिए एबीवीपी के पूर्व सदस्य और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के वर्तमान चेहरे रेवंत रेड्डी को बधाई दी। इस बात का यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि रेवंत ने अपने सियासी करियर की शुरुआत एबीवीपी से ही की थी। आशुतोष सिंह ने तेलंगाना में कांग्रेस के चेहरे के रूप में रेवंत रेड्डी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लगभग 2 से 3 महीने पहले 86,000 छात्रों ने उनके प्रति व्यवहार के कारण बीआरएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, हम उन्हें बधाई देते हैं। एबीवीपी ने छात्रों के लिए काम करना जारी रखा है और एक छात्र संगठन के रूप में हमारी भूमिका हर एक क्षेत्र में युवाओं को नेतृत्व देने की रही है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के 12 विधायकों का 2019 में बीआरएस में शामिल होना भी रेड्डी के लिए असहज करने वाला घटनाक्रम था। तेलंगाना में बंडी संजय कुमार को भाजपा की कमान मिलने के बाद 2020 और 2021 में 2 विधानसभा उपचुनावों और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भगवा दल को बड़ी सफलता मिली और कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा। हालांकि रेड्डी कड़ी चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस को सफलता दिलाने की मशक्कत करते रहे और इस साल मई में कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को थोड़ी ऊर्जा मिली। इसके बाद तेलंगाना की जनता में कांग्रेस को लेकर धारणाएं बदलने के साथ पार्टी का ग्राफ बढ़ता दिखा। मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में लगे आरोपों ने भी कांग्रेस को बल प्रदान किया। फुटबॉल प्रेमी रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का करीबी माना जाता है। वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के मद्देनजर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं हूँ, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। करो तैयारी, करो तैयारी। मैं नहीं जानता, शाम तक आपसे रिपोर्ट लूंगा, तुरंत कार्रवाई कीजिए। सुन रहे हैं बयान आप? ये एक जीते हुए विधायक के बोल हैं। नाम है बालमुकुंद आचार्य, बीजेपी के एक जीते हुए एमएलए। इस वीडियो के आखिर में जो विधायक जी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो यहाँ जय श्री राम और राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी के नारे लगते हैं। क्या ये सही है? विधायक का एक्शन लेना तो जायज सा है, लेकिन ये धार्मिक नारे क्या देश में अमन चैन को बरकरार रखने देंगे? क्या इस तरह कानून का सम्मान होगा? चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। जयपुर की हवा महल सीट से विधानसभा चुनाव जीतते ही बालमुकुंद आचार्य एक्टिव मोड में आ गए। सोमवार सुबह अपने कार्यालय पहुंचे बालमुकुंद आचार्य से उनके समर्थकों ने जयपुर परकोटे इलाके में खुले में नॉनवेज की दुकान लगाने वालों की शिकायत की। इसके बाद उन्होंने 4 दीवारी के प्रमुख बाजारों का दौरा किया। इस दौरान रामगढ़ मोड़ पर MM खान नॉनवेज रेस्टोरेंट पर वो पहुंचे और फिर बालमुकुंद आचार्य ने नगर निगम के पशु चिकित्सक को पूछा कि इनका लाइसेंस कहाँ है, उसे लेकर आओ। बीजेपी विधायक के इस एक्शन से रोड पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद बालमुकुंद आचार्य ने कहा, सुनो, इसमें किसी तरह की कोठी मत बसाना, दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो उसे निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप इनसे इसका लाइसेंस पूछो। 20 से 25 फीट का जो कब्जा इन लोगों ने रोड पर कर रखा है उसकी जानकारी मांगो। यहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएगा? इन लोगों ने गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो क्या? जयपुर अपनी काशी है। बात हो चुकी है, ये आप पे आरोप है। या लाइसेंस दो आप मुझे, मेरे को लाइसेंस चाहिए। फिर कौन है यहाँ का अधिकारी? आप क्यों आई हो? उनको बुलाओ आप। अरे साहब, उनको बुलवा दो, लाइसेंस मांगो। अच्छा, चेक तो कर सकते हो लाइसेंस, अधिकारी तो हो आप, लाइसेंस मांगो। अच्छा पक्का कोई सा मांगो ना। अच्छा कौन सा? इस दौरान बालमुकुंद आचार्य ने एक लड़के से पूछा कि तेरा है क्या मियां ये दुकान? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। बालमुकुंद आचार्य ने कहा, जा अंदर जा और खा लेना। इसके बाद बालमुकुंद आचार्य ने कहा, आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। अब आप खुद सोचिए, ये एक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और विधायक होकर इस तरह का बयान कि बाबा बवाल है,
क्या यह सही है? कानून की रखवाली करने वाले ही जब इस तरह कानून का उल्लंघन करेंगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और उस आम जनता को धौंस भरे लहजे में कहेंगे कि बाबा बवाल है कि जिस जनता ने उन्हें विधानसभा में भेजा उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो फिर नेताजी से क्या ही उम्मीद रखी जाए। विधायक जी के साथ उनके समर्थक इस पूरे एक्शन के दौरान हाथ में गदा लेकर चल रहे हैं और धार्मिक नारे लगा रहे हैं। क्या विधायक जी किसी खास के ही विधायक हैं? और क्या इसी तरीके से प्रदेश में शांति बहाल हो पाएगी जिसकी कल्पना की जाती है? ये बात ठीक है कि खुले में बिना लाइसेंस के नॉनवेज का व्यापार करना उचित नहीं, लेकिन एक्शन सही तरीके से समझाकर भी तो हो सकती थी। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।